दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ITR4 की फाइलिंग। ITR4 की फाइलिंग बहुत ही इजी है। स्टेप बाय स्टेप आपको ITR4 की फाइलिंग हम बताएंगे। आप बहुत ही इजीली अपनी ITR4 फाइल कर सकते हैं खुद ब खुद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपने इनकम टैक्स अकाउंट पर। इनकम टैक्स अकाउंट पर लॉगिन करने के लिए आपका जो पुराना ID पासवर्ड है वही काम करेगा, उसके द्वारा ही आपको लॉगिन करना है। आपको एक नया ऑप्शन भी दिया जा रहा है, आधार नंबर डाल करके, पुराना पासवर्ड डाल करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी तक तो आप पैन और पासवर्ड से लॉगिन कर रहे थे, अब आधार नंबर का भी ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया। ITR फाइल करने से पहले सबसे ज़रूरी काम आपको पता करना है कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल है, आप कोई रॉन्ग ITR फाइल कर लोगे तो अननेसेसरली आप परेशानी में फंस जाओगे। तो पहले पता करो आपके लिए कौन सी ITR एप्लीकेबल है। कैसे पता करोगे कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल है, उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उस पर जाकर के आप पता कर लीजिए किस तरह से आप पता कर सकते हैं आपकी ITR कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल है। मैं कमेंट बॉक्स में भी वो कमेंट पिन कर दूंगी, उसका लिंक आपको दे दूंगी। आप पहले चेक कीजिए कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल है। आज की वीडियो में हम ITR4 की फाइलिंग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए, अब आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद अब मेन्यू डैशबोर्ड पर जाएंगे। वहाँ पे आपको डैशबोर्ड, ई फाइल, ऑथोराइज पार्टनर, इस तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको जाना है ई फाइल पर। जैसे ही आप ई फाइल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ई फाइल में आपको दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स फॉर्म। आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कीजिए। आप इनकम टैक्स का कोई फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक कीजिए। मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रही हूँ। उसमें मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस पर कीजिए। व्यू फाइल्ड रिटर्न, ऑलरेडी फाइल करी हुई रिटर्न्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए। ई वेरीफाई करना चाहते हैं रिटर्न को तो यहाँ से देखिए। 26 AS देखना चाहते हैं, 26 AS बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैलरी से आपकी इनकम है, आपका कहीं TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले अपना 26 AS अपडेट होने की वेट कीजिए। मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी, 30 जून के बाद अपने फाइलिंग को स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपका जो 26 AS है ना दोस्तों, वो अपडेट हो जाए। तो 26 AS जब तक आपका अपडेट नहीं होता, उसे डाउनलोड कीजिए, उसे फॉर्म 16 से मैच कीजिए। कोई भी आपका मिसमैच आ रहा है तो जिसने भी आपका TDS काटा है उससे उसे करेक्ट कराइए। उसके बाद ही दोस्तों अपनी ITR को फाइल कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अननेसेसरी आपके पास नोटिस आएगा या आपको अपने ITR रिवाइज करनी पड़ेगी। तो इन सभी झंझटों से बचने के लिए पहले अपने 26 AS को डाउनलोड कीजिए, उसे चेक कीजिए, मैच कीजिए फॉर्म 16 से, तभी अपनी ITR को फाइल कीजिए। चलिए, अब हम करना चाहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। उस पर कर दिया है क्लिक। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। करंट असेसमेंट ईयर ही है हमारा 21-22, क्योंकि पुरानी जो रिटर्न्स हैं वो उसका टाइम तो निकल चुका है। अब वो कह रहा है कौन सा मोड आपको चाहिए, ऑनलाइन फाइल करोगे ऑफलाइन। पोर्टल खुद आपको ऑनलाइन रिकमेंड कर रहा है, ऑनलाइन फाइलिंग कर ली। अब ITR4, ये देखिए आपको इस तरह से ऑप्शन दिखेगा, यू हैव सेव ड्राफ्ट ऑफ ITR पेंडिंग। अगर पहले से आप ITR फाइल कर रहे थे, कुछ अपडेट किया था आपने, वहीं आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग कर लीजिए। अगर आपको लगता है ठीक है हम फाइल कर रहे थे लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, हम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नीचे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग का। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू। आप अपना स्टेटस पहले सेलेक्ट कीजिए। आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, क्या हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर ऑलरेडी पोर्टल ने आपका स्टेटस सेलेक्ट कर दिया है, मान लीजिए आपका इंडिविजुअल आपका सेलेक्ट कर दिया है पोर्टल ने ऑलरेडी, और आप HUF हैं तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, HUF भी कर सकते हैं। अगर HUF सेलेक्ट कर दिया है पोर्टल ने बाय डिफ़ॉल्ट तो उसको इंडिविजुअल कर लीजिए। अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है तो जो भी आप हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे केस में मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया है। अब इसे कंटिन्यू कीजिए। अब वो कह रहा है आप प्रोसीड कीजिए ITR फाइल करने के लिए, लेकिन पहले बताइए आप कौन सा फॉर्म फाइल कर रहे हैं। तो हम फाइल कर रहे हैं ITR4, और जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले आपको अपना सही फॉर्म पता होना ज़रूरी है। वो कैसे पता करेंगे उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ITR फॉर्म किसके लिए है? इंडिविजुअल्स के लिए, HUF के लिए, फर्म के लिए, यानी कि कंपनी के लिए नहीं है। आप कंपनी हैं तो छोड़ दीजिए। अदर देन LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी ये फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैं तो ITR4 फाइलिंग छोड़ दीजिए। बीइंग अ रेजिडेंट
इंडियन रेजिडेंट अगर आप हैं तो ITR4 फाइल करेंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिए। टोटल इनकम आपकी अप टू ₹50 लाख होनी चाहिए। 50 लाख से अधिक की इनकम है तो छोड़ दीजिए, नहीं कर पाएंगे। हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और आपकी जो इनकम है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से होनी चाहिए। नहीं है तो फिर ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप ITR1 या 2 पे जाइए। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है और उस बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पर कंप्यूट कर रहे हैं, यानी कि 44AD, ADA एंड AE, जो कि गुड्स कैरियर्स वाला जो इनकम है उसके इन तीनों के लिए ये एप्लीकेबल है। AD जो बिजनेस की जिनसे इनकम है 44AD के अकॉर्डिंग वो अपनी इनकम मान करके टैक्स दे रहे हैं। प्रोफेशन से इनकम है 44ADA के अकॉर्डिंगली वो अपनी इनकम मान करके टैक्स दे रहे हैं, तो वो ITR4 फाइल कर लीजिए। वो इंडिविजुअल भी फाइल नहीं कर पाएंगे जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर उनका इनकम टैक्स डेफर्ड है उन ESOP, तो वो भी इसे फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी है। अब हम फाइल करते हैं अपनी ITR4। उसके लिए उन्होंने कहा है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैठिए। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो फॉर्म 16 लेकर के बैठिए, और फॉर्म 16 का जो TDS है उसे 26AS से मैच कर लीजिएगा। कोई भी मिसमैच है तो पहले उसको करेक्ट कराइएगा, जिसने भी आपका TDS काटा है उसे करेक्ट कराइए। जब तक आपका 26AS करेक्ट नहीं है अपनी ITR को फाइल मत कीजिए। हाउस रेंट रिसिप्ट्स लेकर के बैठिए। कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है जिसकी डिडक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली LIC की, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सभी इन्वेस्टमेंट आप करके रखते हैं, तो इनकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के बैठिए इनकी डिडक्शंस क्लेम करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन के आंसर दीजिए। कौन से क्वेश्चन के? अगर आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इसलिए आप ITR फाइल कर रहे हैं। जी हाँ, हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, 2.5 लाख से ऊपर है हमारी इनकम, इसलिए कर रहे हैं। चलिए, वो कह रहा है 2.5 लाख से ऊपर भी अगर आपकी इनकम नहीं है, फिर भी आप इनमें से किसी रीज़न की वजह से ITR फाइल कर रहे हैं, तो वो बता दीजिए। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का जो 7th प्रोवाइजो है वो कहता है, अगर पिछले साल प्रीवियस ईयर में एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ या उससे अधिक अमाउंट डिपॉजिट कराई है, इकट्ठे या फिर टुकड़ों में, तो भी आपको ITR फाइल करनी है। 2 लाख से ज़्यादा अगर आपने फ़ॉरेन ट्रैवलिंग पर खर्च किए हैं, अपने लिए किए हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किए हैं, तो भी ITR फाइल कीजिए। 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है तो भी फाइल कीजिए। अदर यानी कि ना तो आपकी टैक्सेबल जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है आपकी इनकम, ना ही आपने ये जो 3 काम मैंने बताई ये किए हैं, किसी और रीज़न की वजह से आप ITR फाइल कर रहे हैं, कोई TDS आपका कट गया था, आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं, कोई भी रीज़न आपका है, तो अदर सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यू कर लेना है। थोड़ी सी दिक्कत अभी ये इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल है इस पर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम इस नए पोर्टल पर आ रही है, तो आपको ट्राई ज़रूर करते रहना है। ये लॉग आउट हो गया है दोस्तों, इसे हम दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, लॉग इन हेयर। और उसके बाद जो सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि ITR हम फाइल कर रहे हैं, वो अब मैं दोबारा आपको रिपीट नहीं कर रही हूँ। ITR हमें सेलेक्ट कर लेनी है, कंटिन्यू, और उसके बाद ऑनलाइन मोड, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टार्ट न्यू फाइलिंग करनी है, स्टेटस आपको चेक कर लेना है। कौन सी ITR आप फाइल कर रहे थे? ITR4 हम फाइल कर रहे थे। कंडीशंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, सेलेक्ट हमें कर लेना है। क्यों हम फाइल करना चाहते हैं? हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। उसके बाद आपको ये मैसेज दिखाई देगा कि आपका कुछ प्री फिल्ड डाटा है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने
प्री फिल किया है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी उसके बेसिस पर। ठीक है, अब पहले आपको यहाँ पे रिटर्न समरी दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है, उसके बाद आपकी ग्रोस टोटल इनकम, उसके बाद आपका डिस्क्लोजर, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या बनती है। ठीक है, पहले हम चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो आपकी आधार पैन वाली सारी डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर्स हैं, अदर्स हैं, या कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। जो भी आपका है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, अभी मैंने अदर्स कर लिया। आप कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 139(1). अभी तो हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं 139(1) में। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 139(4). आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, आपको बाद में पता लगा उसमें तो काफ़ी सारी गलतियां हो गई हैं, आप वो रिटर्न रिवाइज़ कर रहे हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया है जिसके बेस पर आप रिवाइज़ कर रहे हैं, तो सेक्शन 139(5) में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 119 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी, अगर टाइम लिमिट निकल गई है, ओरिजिनल ड्यू डेट निकल गई है, बिलेटेड की डेट निकल गई है, रिवाइज की डेट निकल गई है, उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप इस सेक्शन में रिटर्न फाइल करेंगे। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया है, या फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी इसलिए नोटिस आ गया है, कोई असेसमेंट का नोटिस आ गया है, किसी भी नोटिस के रिस्पॉन्स में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है। ठीक है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, आपको ध्यान है 115 BAC में आपकी नई टैक्स स्लैब आई है। नई टैक्स स्लैब में ठीक है रेट ऑफ टैक्स तो कम है, लेकिन आपको कुछ एग्जम्पशन या डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो अगर आप उस नए स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, नहीं हम पुराने ही स्लैब के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आप जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो पे कर रहे हैं, मेरे में नो लिखा आ रहा है क्योंकि ना ही तो मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा किसी करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा है, ना ही मैंने 2 लाख से ज़्यादा फ़ॉरेन ट्रैवलिंग पे खर्चा किया है, और ना ही 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं किसी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के द्वारा रिटर्न फाइल हो रही है, नहीं ये रिटर्न मैं खुद ही फाइल कर रही हूँ। बैंक डिटेल्स यहाँ पे बोली गई हैं, बैंक डिटेल्स आपको नो प्री वैलिडेटेड, मेरे बैंक अकाउंट अभी प्री वैलिडेटेड नहीं है, पहले आप इनको प्री वैलिडेट कीजिएगा। मेरे केस में अभी आपको नॉन प्री वैलिडेटेड दिखाई दे रहे हैं। एक अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको रिफंड चाहिए, मैंने वो ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं अकाउंट को, ये देखिए मैंने चेंज कर दिया। तो जिसमें भी आपको रिफंड चाहिए, आप कोई अदर बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, यहाँ से आप नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बार बार इस तरह की जो समस्या है ना वो पोर्टल पर आ रही है कि पोर्टल पर जो लॉगिन लॉग आउट का जो दिक्कत है वो आई होप आप सभी को आ रही हो, जैसे कि मेरे केस में आ रही है। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और पोर्टल बार बार लॉग आउट जो है दिखा रहा है। ये अभी भी समस्या बनी हुई है इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर। तो कोई बात नहीं, हम इस समस्या के साथ ही अपनी जो फाइलिंग है उसे कंटिन्यू रखेंगे, जल्दी से हम समझ लेंगे। तो ये हमारी हो गई है दोबारा से पोर्टल पर एंट्री। उसके बाद हम गए अपनी ITR फाइलिंग में, फ़ाइल कर रहे हैं हम इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 21-22 की। ठीक है, हमारी ITR ऑनलाइन हम रिकमेंड कर रहे हैं, प्रोसीड। तो जैसा कि मैंने आपको जो भी स्टेप बताए हैं उसके बाद जैसे ही आप अपनी ITR फाइलिंग के लिए जाओगे तो ITR फाइलिंग के बाद आपको इस तरह का जो बोर्ड है वो दिखाई दिया था, जिसमें हमने पर्सनल डिटेल्स हमने जो है आपको बताई थी कि पर्सनल जो हमारी डिटेल्स हैं वो किस तरीके से हमें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आई होप सेलेक्ट कर ली हैं, जल्दी से इनको सेलेक्ट कर लेते हैं अदर्स। उसके बाद हमारा आ रहा है कि नहीं हम तो नए टैक्स रेजीम से भर रहे हैं, ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है बैंक का, हमने कर लिया है, उसको किया है हमने कंफर्म करने के बाद अब हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम वाला जो टैब है वो एक्टिव हो गया है। अब आपको यहाँ पे अपनी ग्रोस सैलरी जो है वो दिखानी है। अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो आपको यहाँ पे ग्रोस सैलरी का ऑप्शन, अगर आपके कोई अलाउंसेस हैं तो वो आपको लेस करने हैं। उसके बाद आपकी नेट सैलरी आ जाएगी, उसके बाद आपकी डिडक्शंस आएंगी सेक्शन 16 की, और आपकी जो भी इनकम सैलरी से चार्जेबल है वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
का ब्रेकअप आपको यहाँ पे देना है कि हाउस प्रॉपर्टी से आपकी क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, कौन सा आपका हाउस है, वो चीज़ आपको यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मेरे केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपके में लेट आउट है तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है। अगर लेट आउट है आपका तो जितना भी आपको रेंट रिसीव हो रहा है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। लोकल अथॉरिटी को जो टैक्स पे आप कर रहे हैं एनुअल वैल्यू आ जाएगी, उसका 30% आ जाएगा। कोई अगर आपने कैपिटल बोरो की हुई है, लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट, एरियर्स या अनयूटिलाइज्ड रेंट, तो वो सभी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये फिल आपको करना है। मैं अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड यहाँ पे जो है पे सेलेक्ट कर रही हूँ और उसी को ऐड कर रही हूँ। ओके, अगर आपका लेट आउट है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिएगा। तो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको जाना है अपनी जो नई वो है नेक्स्ट जो आपकी इनकम है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन की। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आपको यहाँ पे करनी है ऐड डिटेल्स। अब आपको ये देखना है आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो टैक्स है वो निकलेगा, जो आपकी इनकम है वो कंप्यूट होगी 44 AD के अकॉर्डिंग। आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस लिखना है, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर उसको ऐड कर लेना है। अब आपकी जो इनकम है वो किस तरीके से कंप्यूट होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको अपना ग्रोस टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट जो भी आपको हुई है अदर देन कैश जो हुई है, यानी कि अकाउंट पे चेक के द्वारा, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के द्वारा या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के द्वारा, वो आपको यहाँ पे A पॉइंट में डालनी है। अगर एनी अदर मोड से यानी कि कैश रिसिप्ट जो भी हुई है वो B पॉइंट पे डालनी है। जो आपकी अदर देन कैश वाली इनकम है, यानी कि जो आपके बैंक में आई है, NEFT से आई है, ड्राफ्ट से आई है, चेक से आई है, वो इनकम आपकी कितनी मानी जाएगी? 6%। यानी कि जो भी आपकी टोटल आपको रिसिप्ट हुई है उसका 6%। अगर आप उससे ज़्यादा भी डिक्लेयर करना चाहते हैं, विच एवर इज़ हायर, वो आपका आ जाएगा। जो भी आपकी कैश वाली इनकम थी वो जो भी आपको कैश रिसिप्ट हुई थी उस कैश रिसिप्ट का 8% आपकी इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आपकी इनकम किस तरीके से मानी जाती है। अदर देन कैश वाली जो भी आपकी रिसिप्ट थी 6% उसका आपकी इनकम मान लिया जाएगा। आप ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, उससे कम नहीं दिखा सकते, अदरवाइज ऑडिट होगा। और जो कैश वाली है वो 8% आपकी मान ली जाएगी, जो भी आपने क्लेम की है या फिर जो आप क्लेम करना चाहते हैं, विच एवर इज़ हायर। दोनों ही तरह की रिसिप्ट है आपकी, अदर देन कैश भी है, कैश वाली भी है, तो दोनों का ही अदर देन कैश वाली का 6% इनकम मानी जाएगी। कैश अगर रिसिप्ट है आपकी तो कैश रिसिप्ट का 8% आपकी इनकम मान के दोनों को टोटल कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप सब कुछ क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से आपकी ये जो चीज़ें हैं निकलेंगी। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो 44 ADA के अकॉर्डिंग आपकी इनकम कंप्यूट होगी। नेचर ऑफ बिजनेस आपका आ जाएगा, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। जो भी आपकी ग्रोस रिसिप्ट हुई है उसका 50% आपकी इनकम मान ली जाएगी, या जो ज़्यादा अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, अगर मैं मान लीजिए कोई भी बिज़नेस जो कोड है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी लीगल प्रोफेशन मैंने किया, नेम ऑफ बिज़नेस मैंने डाल दिया, उसको ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने अपनी ग्रोस रिसिप्ट दिखा दी है, अगर आपकी इनकम लेस देन है 50% ऑफ ग्रोस रिसिप्ट, इट इज़ मैंडेटरी टू टैक्स ऑडिट, तो हम दिखा देते हैं 1 मोड 0 हम डाल देते हैं। तो वहाँ पे आपका वो कह रहे हैं इफ ग्रोस रिसिप्ट्स आर मोर देन 50 लाख, तो आप क्या कराइए? टैक्स ऑडिट कराइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हम डाल देते हैं 20 लाख, यहाँ पे हम दिखा देते हैं 10 लाख। ठीक है, 50% दिखाना हमें मैंडेटरी है, उसको कर दीजिए ऐड, क्योंकि 50% हमें दिखानी पड़ेगी अगर मैं प्रोफेशन में हूँ। बिज़नेस वाला भी मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो किस तरीके से आपकी इनकम जो है वो दिखाई देगी, वो आपको सारी चीज़ें समझ लेनी है। 6% या 8%
8% अगर आपकी अदर देन कैश की रिसिप्ट्स है, 6% आपकी इनकम मान ली जाएगी अगर कैश वाली है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। उसके बाद वो कह रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर आपकी है, जैसे कि सेविंग अकाउंट से है या फिर डिविडेंड से है इनकम, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी है। ये ऐड कर लिया मैंने। ये डाटा आपका प्रीफिल भी हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। अगर आपकी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है सेविंग बैंक से, तो यस करना है, दिखाना है। पोस्ट ऑफिस से है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से है, तो यस करना है। फैमिली पेंशन की इनकम है, आईटीआर रिफंड से, इनकम टैक्स रिफंड से कोई इंटरेस्ट आपको हुआ है, कोई अदर इनकम है या डिविडेंड इनकम है, वो ऑप्शंस आपको यस और नो करने हैं। ठीक है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ, सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है उसे दिखाना मत भूलिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी सारे केसेस में नहीं दिखाया गया था। अननेसेसरी कैंपेन के नोटिस उनके पास आए थे, इतनी परेशानी हुई थी, रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाए, ड्यू डेट निकल गई। तो इन परेशानियों से बचने के लिए सेविंग इंटरेस्ट को अपने ज़रूर दिखा लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। उसके बाद आप उसको कंफर्म कर दीजिए कि ये मेरी सारी इनकम है, ये मैंने कंफर्म कर दिया है। ग्रॉस टोटल इनकम हमारा हो गया है। उसके बाद चलते हैं हम डिस्क्लोज़र पर। दोस्तों, डिस्क्लोज़र में वो हमें बोल रहा है कि फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स बिजनेस के क्या हैं, इस डिटेल को फिल करना मैंडेटरी है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स आप पार्टनर्स, मेंबर्स, ओन कैपिटल, आपके सिक्योर्ड लोन अगर कुछ हैं, अनसिक्योर्ड लोन है, एडवांसेज है, आपके क्रेडिटर्स आपको देने मैंडेटरी हैं। जो रेड मार्क है ना, वो चीज़ें आपको देनी मैंडेटरी हैं। तो उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा कि वो आपके देने मैंडेटरी हैं। जैसे कि जो भी रेड आपकी स्टार है वो मैंडेटरी है। सन्ड्री क्रेडिटर आपको दिखाने हैं, इन्वेंट्री आपको दिखानी है, डेटर आपको दिखाने हैं, कैश इन हैंड आपको दिखाना है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। तो ये मैंडेटरी फिल मैंने आपको दिखा दी। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी में जो आपने दिखाया है वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी रिटर्न, आपका जीएसटी नंबर। उसके बाद जो भी एनुअल रिटर्न सप्लाई आपने अपनी जीएसटी में दिखाई है वो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। ठीक है दोस्तों, ये आप दे दीजिएगा। उसके बाद एग्जाम्प्ट इनकम अगर आपकी कोई है तो वो, ठीक है, उसके बाद आपको इसे कंफर्म करना है। अब मैं चली गई हूँ बैक टू समरी पेज पर। डिस्क्लोज़र आपको देने के बाद ये हमारा डिस्क्लोज़र है। उसके बाद टोटल डिडक्शन, जो भी डिडक्शन आपको क्लेम करनी है, इंश्योरेंस की, मेडिकल प्रीमियम की, पेंशन की, उसके बाद आपकी टैक्स पेड आपका आ जाएगा। जो भी एडवांस टैक्स अगर आपने पे किया है, टीडीएस किया है, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने पे किया है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होकर के आ जाएगी और आपको अपनी रिटर्न को वैलिडेट करके फाइल करना है। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़र में वो बोल रहा है कि मैंडेटरी आपको देना है आपके सन्डरी क्रेडिटर्स में दे देती हूँ। उसके बाद वो बोल रहा है इन्वेंट्री आपको देनी है। उसके बाद वो बोल रहा है कैश इन हैंड आपको देना है। ठीक है, अगर मैं ये सारी डिटेल, डेटर भी देने हैं, डेटर्स भी आपको देने हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद ये देखिए, जो भी आपकी डिटेल्स आप कर लीजिए। मैंने जो मैंडेटरी हैं वो दी हैं, आप इसे कंफर्म कीजिए। आपने उसको कंफर्म कर लीजिए। अब आपकी डिडक्शंस यहाँ पे आ गई। आपको अपनी डिडक्शंस जो भी क्लेम करनी है वो करना है। आप ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप नया स्टार्ट भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अगर आपको लग रहा है इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप न्यू फाइलिंग दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है। डिस्क्लोज़र देने के बाद नेक्स्ट आपको अपनी डिडक्शंस का यहाँ पे सारी डिटेल देनी है, जो भी डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपनी टैक्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है, टीडीएस पे किया है, टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है, वो सारी डिटेल्स आपको देनी है और अपनी आईटीआर की फाइलिंग करनी है। तो बहुत ही सिंपल थी ये ITR 4 की फाइलिंग। आई होप कहीं भी आपको किसी तरह की कोई समस्या इसमें नहीं आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही है ITR 4 को फाइल करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं ये पोर्टल जो है वो बार बार परेशान कर रहा है आगे लोड होने में। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों। अभी ITR 4 की जो फाइलिंग है आई होप वो काफ़ी हद तक आपकी क्लियर हो गई है कि ITR 4 की जो फाइलिंग है वो आपको किस तरीके से करनी है।
अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके बैठने हैं, जो भी आपकी फाइलिंग में हेल्प करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आपको ले करके बैठने हैं। 2 मिनट दोस्तों हम वेट करेंगे इसको लोड होने में। ये आई होप बस लोडिंग होने ही वाली है। क्योंकि जैसे आप परेशानी देख रहे हैं, अभी पोर्टल पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। ये बार बार लॉग आउट हो जाता है, इसको बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है। अभी ये जो समस्या है वो चल ही रही है। ये देखिए फिर से लॉगिन मांग रहा है, तो हम फिर से जल्दी से लॉगिन करके ठीक है, दोबारा से मैंने जल्दी से लॉगिन कर लिया। जल्दी हम फिर से चलते हैं अपनी ई फाइलिंग पे। और थोड़ी सी हमारी फाइलिंग रह गई है, ऑलमोस्ट हमारी जो फाइलिंग है वो हो चुकी है ऑनलाइन। अब हम प्री फिल्ड पर ही चलेंगे, न्यू फाइलिंग हम जो है स्टार्ट नहीं करेंगे दोस्तों। ये काफ़ी समस्या आ रही है पोर्टल पर। तो जितनी फाइलिंग मैंने आपको बता दी है, उसके बाद केवल हमारी टैक्स की डिटेल्स ही बची है दोस्तों। एक तो आपकी डिडक्शंस जो आपने क्लेम करनी है वो आप एंटर कर सकते हैं, टैक्स डिटेल्स बची हैं, और उसके बाद आपका टैक्स पेबल निकल के आएगा, रिटर्न वैलिडेट करनी है और फाइल करनी है। तो ये हम पार्ट ए बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि पार्ट बी मैं अदर इन्फॉर्मेशन भी दूसरी वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो मैं कर दूँगी। ITR 4 की जो मैक्सिमम फाइलिंग है वो हमारी हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है। अगर आप इसका पार्ट 2 आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर दूँगी।